गुड मॉर्निंग। कैपेसिटेंस लेक्चर 7 टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग ये देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि कैपेसिटेंस जो मीडियम में होती है वो वैक्यूम में जितनी कैपेसिटेंस होती है उससे के टाइम ज़्यादा होती है, उससे के टाइम ज़्यादा होती है। अगर पूरे मीडियम में के आ जाएगा तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बनेगा सी मीडियम इक्वल टू के टाइम सी नॉट। के को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इफेक्ट है कैपेसिटेंस के ऊपर। क्या सिचुएशन है जो चेक करते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं, फिर पूरी बातचीत को समझेंगे। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर एयर थी तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन में याद है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था। कैसे आया था उसका प्रूफ एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने Q इक्वल टू CV को कंपेयर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने बीच का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर तो फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, या प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, E की जगह पर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एरिया के सिग्मा की जगह पर Q इक्वल टू आ चुका था। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला हम लोगों ने, E इंटू डी से, और उसको Q इक्वल टू CV से कंपेयर करने का C का एक्सप्रेशन में ये निकाला था। वैक्यूम में C की वैल्यू ये आई थी। अब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये अट्रैक्शन का फोर्स भी हमने निकाला था। ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब अगर इसके बीच में मीडियम आ जाए, साइड व्यू देख लेते हैं, ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज वाली है, बीच में आपने एक स्लैब डाल दी है, पूरा गैप D इस मीडियम से फिल कर दिया है, स्लैब इंसर्ट कर दी है, मतलब कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपने इसके अंदर डाल दी है। ये पूरे के पूरे जिसका एरिया A है, आपने ये स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। जैसे ये दो प्लेट्स थी और प्लेट्स के बीच में एक स्लैब डाल दी है, तो ये स्लैब इंसर्ट होगी इन प्लेट्स के बीच में। तो अब अंदर का फील्ड कितना हो जाएगा, अब अंदर का फील्ड होगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम की प्रेजेंस में के टाइम फील्ड का फर्क आ जाएगा, के टाइम से फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी से कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा की जगह पर Q बाय एरिया लिखना है, Q बाय एरिया के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, Q इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी, कंपेयर विद Q इक्वल टू CV। तो पूरे मीडियम में अगर स्लैब होगी तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है आपके पास के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर पूरा मीडियम आप लोगों ने एक के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मीडियम से भर दिया है, तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन वैक्यूम की कैपेसिटेंस से के टाइम फिर से प्रूव हुआ। तो C मीडियम की प्रेजेंस में आया के टाइम वैक्यूम, ये के टाइम वैक्यूम फिर प्रूव हो गया, के टाइम कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ध्यान से इसको लिख लीजिए, मीडियम की प्रेजेंस में जब आपने स्लैब इंसर्ट कर ली है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, चार्ज को Q इक्वल टू CV के फॉर्मेट में लिखा, ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस कैसे के टाइम बढ़ गई है। आगे बढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे। सपोज करो आप पूरा मीडियम भरने की बजाय पार्शियल मीडियम फिल कर रहे हैं। पार्शियल मीडियम फिल कर रहे हैं का मतलब समझते हैं। देखिए आपके पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं,
जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है, प्लेट एरिया A है, इन पे चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू है, लेकिन आपने बीच में कहीं पर T मोटाई की एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी है। यहां वैक्यूम ही है, यहां K1 है, यहां K1 है, ये एयर या वैक्यूम है और ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की फॉर्म में ही होगा कि ये दो प्लेट्स होगी, इन प्लेट्स के बीच में एक स्लैब डाल दी गई है। अब अगर आपको यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है तो आप कैपेसिटेंस लिख पाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर फ्री स्पेस है तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां का फील्ड होगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। यहां का फील्ड भी लिख लिया हमने और यहां का फील्ड भी लिख लिया। यहां पर फील्ड कितनी वजह से आएगा? 4 वजहों से आएगा। एक इस लेयर का, 2 इंड्यूस लेयर्स का और एक इसका। स्लैब की वजह से या एक सरफेस की वजह से फील्ड दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो इस एक लेयर का फील्ड यहां पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव नलीफाई हो जाएगा। नेगेटिव का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मिलकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां का नेट फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां का नेट फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम की प्रेजेंस में फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है यहां से यहां तक का, तो आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखे, फिर यहां से यहां तक का लिखे, फिर यहां से यहां तक का लिखे। मान लीजिए ये दूरी है x, तो ये दूरी कितनी बचेगी? d माइनस टी माइनस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी से लिखा जाता है। मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं, पूरी विड्थ d, ये यहां से x दूर है, ये t मोटाई, तो ये d माइनस टी माइनस एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहां से यहां तक का लिखो, प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहां का फील्ड इतने सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, वापिस फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूरी है d माइनस टी माइनस एक्स। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली E इंटू डी से लिख दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। VA माइनस वी भी बोल सकते हो आप लोग। अगर चेक करें सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एक्चुअल टर्म तो कैंसिल ही होगी, मतलब ये स्लैब यहां से नजदीक पड़ी है, दूर पड़ी है, बिल्कुल पीछे पड़ी है, उस एक्स पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं आ रही क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल होगी एक्स वाली। ये पॉजिटिव ब्रैकेट खोलोगे, नेगेटिव बचेगा क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, बचेगा आपके पास d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों स्लैब्स के बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच का। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो सिग्मा को क्यू बाय एरिया से रिप्लेस कीजिए। समझते जाइएगा ध्यान से। अगर क्यू की वैल्यू लिखी जाए तो क्या आएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के इंटू वी, कंपेयर विद क्यू इक्वल टू सीवी। Q इक्वल टू सीवी से इसको कंपेयर कर लीजिए तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आया आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चेक कीजिए क्या एक्सप्रेशन आया आपके पास। अब सोचिए, इफ स्लैब इज नॉट प्रेजेंट, इफ स्लैब इज नॉट प्रेजेंट का मतलब सारा वैक्यूम हो गया या एयर होगी, तो आपको टी को क्या करना है? 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। टी को जैसे 0 पुट किया, आंसर आपका वैक्यूम वाला आ गया। इफ D इक्वल टू टी बोल दिया जाए, D इक्वल टू टी विद स्लैब बोल दिया जाए, इसका मतलब स्लैब है और पूरे मीडियम में है, तो T को D से रिप्लेस कीजिए। C मीडियम में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस डी प्लस डी बाई के। चेक कीजिए, जो पिछले आर्टिकल में आंसर निकाला है वही आंसर आ गया। Capacitance increases by k times when it is fully filled with dielectric। क्या आप सबको कैपेसिटेंस समझ में आ रही है कैसे लिखी जा रही है? बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने।
चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स पे ट्रांसफर होके आएगा और फैल जाएगा। आराम से ध्यान से सारी बातें नोट कर लीजिए बच्चों। सी मीडियम की प्रेजेंस में कैसे लिख रहे हैं, ये पार्शियली फिल्ड मीडियम था तो d माइनस टी प्लस टी बाई के एक्सप्रेशन आया। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग इस स्लैब को कंडक्टिंग ले लें, डायग्राम दोबारा से बना लो, ये मत बनाना इसका डायग्राम। इफ स्लैब इज कंडक्टिंग, टी थिकनेस वाली स्लैब को कंडक्टिंग लिया आपने, पूरे मीडियम को कंडक्टर नहीं किया है, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट जीरो होता है। याद रखिए कंडक्टर के लिए के इन्फिनिटी होता है, कारण के इन्फिनिटी होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। मेटल का, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। के इन्फिनिटी होगा तभी तो फील्ड जीरो होगा, कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, तो के मस्ट बी इन्फिनिटी। तो के इन्फिनिटी यहां पुट कीजिए तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। समझ में आ गई होगी बात आपको। अगर नॉन कंडक्टिंग स्लैब थी तो आंसर ये था, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी बीच में आपने तो के इन्फिनिटी पुट कर दिया। ध्यान से नोट कर लीजिए सारी चीजें बच्चों। कैपेसिटेंस मीडियम से कैसे प्रभावित हो रही है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर एक स्लैब की बजाय इसमें 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी स्लैब्स रखी जाए तो समझते हैं इस बात को। ये आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये आपने दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली बच्चों, फिर आपने T1 मोटाई की K1 डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट ले ली, फिर आपने T2 मोटाई की K2 डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट ले ली, T3 मोटाई की K3 डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट ले ली, स्लैब ले ली बीच में, इनकी प्लेट्स या स्लैब्स डालते जा रहे हो, और लास्ट आपने Tn मोटाई की Kn डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली प्लेट ले ली। तो ये सारी प्लेट्स आपने बीच में इंसर्ट कर दी हैं, इन दो प्लेट्स के बीच में स्लैब्स डाल दी हैं। तो अब यहां का फील्ड कितना होगा मालूम है, यहां का फील्ड होगा सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट। यहां का फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। सेम सेम ऐसे लिखते चले जाएंगे। हमें तो Q इक्वल टू CV लिखने आना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो E इंटू डी से आता है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू D1, ये D1 T1 के बराबर है। फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट T2। सिमिलरली लास्ट स्लैब लिख लो सिग्मा अपॉन Kn एप्सिलॉन नॉट Tn में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बच्चों, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऑन Tn बाई Kn। हाथ रुकने नहीं चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी से आता है, तो E इंटू डी से यहां से पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसका सबको पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दिया तो यहां माइनस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सिग्मा की जगह पर क्या पुट करना हम लोग जानते हैं, Q बाई एरिया। ये तो Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू Q बाई C का एक्सप्रेशन बन गया। कंपेयर विद V इक्वल टू Q बाई C, तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऑन, या फिर C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय समेशन ऑफ Ti बाई Ki, I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। सबको समझ में आ गया एक्सप्रेशन कैसे निकालना बच्चों।
समझ में आ गया होगा तुम सबको कि कैसे कैपेसिटेंस निकाली गई बच्चों। ये वाली सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से देखना, यहां से जो चीज बता रहा हूं, सपोज करो यहां पर सिर्फ 2 ही प्लेट्स इंसर्टेड होती इस पूरी डी मोटाई में, तो फिर तुम्हारा क्या आंसर आता? चेक करते हैं बच्चों। अगर 2 ही प्लेट होती तो सिचुएशन ये बनती, V इक्वल टू क्यू बाई सी से आपका आंसर ये वाला आता, एप्सिलॉन नॉट ए बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। 2 कैपेसिटर, 2 प्लेट्स, इनके बीच में आ जाती स्लैब्स आ जाती T1 मोटाई की K1 वाली और K2 डाइलेक्ट्रिक वाली T2 मोटाई की स्लैब इसमें आ जाती, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ये वाला बनता। तो समझिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अब ये 2 कैपेसिटर्स हो गए जो एक के बाद एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक कैपेसिटर T1 वाला K1 वाला और एक कैपेसिटर T2 K2 वाला सीरीज में, और सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं? 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां देखिए क्या बता रहा हूं, चेक कीजिएगा। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चेक द वैल्यू ऑफ C1, इतनी वाली C1 की वैल्यू है K1A एप्सिलॉन नॉट बाई T1 और C2 की वैल्यू है K2A एप्सिलॉन नॉट बाई T2। पुट दीज वैल्यूज हियर। तो 1/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/C1 पुट करना है तो ये आ गया T1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस T2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन निकाल लीजिए तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो C का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? उल्टा करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A डिवीजन में ये चला जाएगा, यही एक्सप्रेशन तो यहां निकाल रखा है हमने। यानी ये कैपेसिटर्स अब क्या जुड़े हुए हैं? एक के बाद एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। बस वो कैपेसिटर्स कितनी विड्थ के हैं? T1 विड्थ का K1 डाइलेक्ट्रिक वाला, T2 विड्थ का K2 डाइलेक्ट्रिक वाला, ऐसे ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं कैपेसिटर्स। तो एंड ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। समझ में आ गया तुम सबको कि स्लैब्स ऐसे कनेक्टेड होंगे कैपेसिटर सीरीज में। ध्यान से देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाती है। उसी बात का यूज करके हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सारे को नोट कीजिए बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस कुछ सीख लेते हैं ऐसे करने। 1-2 क्वेश्चंस देखिए इसके, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इन 2 कंडक्टिंग प्लेट्स में ये एरिया पूरा का पूरा, इस प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है। इसके अंदर आपने 2D मोटाई की A एरिया की डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट कर दी हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और एरिया A ही है। पूरा फिल कर दिया है। ये A/2 एरिया फिल किया आपने A1 से, K1 से, और A/2 एरिया फिल किया आपने K2 से। और कोई पूछ ले आपसे कि इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिखिए, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको लिखनी आनी चाहिए। इस चीज के अंदर बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक है इस प्रॉब्लम में। एक बात तो ये क्लियर हो सकती है कि 2 कैपेसिटर बन गए जो पैरेलल में हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर का एक एंड P पर आ गया, एक एंड Q पर आ गया। एक प्लेट P पर है, एक प्लेट Q पोटेंशियल पर है। सेकंड कैपेसिटर का भी एक प्लेट P पोटेंशियल पर है और एक प्लेट Q पोटेंशियल पर है। तो इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर ऊपर वाले को कैपेसिटर गिना जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है? A/2 बाय D। तो एक कैपेसिटेंस आ गई आपके पास इसकी। नीचे वाले की कैपेसिटेंस कितनी है? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाय D।
दोनों की कैपेसिटेंस आपने लिख दी है, इसका प्लेट एरिया A/2, इसका प्लेट एरिया A/2। तो ये A/2 डी विड्थ वाला कैपेसिटर जिसके अंदर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला स्लैब भरा हुआ है, रखा हुआ है, और ये सेकंड की कैपेसिटेंस C1 C2। तो C इफेक्टिव कितना आ जाएगा PQ के बीच में? ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल में आ गए तो C1 + C2। एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा K1 + K2। दिस इज C इफेक्टिव बिटवीन P एंड Q। इस क्वेश्चन में सीखने लायक और क्या चीज है? ध्यान से नोटिस कीजिएगा, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा इस बात को। ये K1 और ये K2 प्लेट एरिया A मेटल है और ये भी मेटल है। मेटल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इसका पोटेंशियल पूरे का Vp, इसका पूरे का पोटेंशियल Vq, ये गैप D। तो सिंपल सी बात है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन यहां का फील्ड कितना लिखोगे? यहां का फील्ड लिखोगे σ/K1 एप्सिलॉन नॉट। यहां का फील्ड क्या लिखोगे? σ/K2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान से सीखना बात जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम यहां का फील्ड σ/K1 एप्सिलॉन लिखोगे तो σ/K1 एप्सिलॉन नॉट D यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू D करोगे तो ये आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो K1 बराबर K2 आ जाएगा, लेकिन K1 K2 तो मैंने अलग अलग भर रखा था। बहुत ध्यान से सीखने वाली चीज है बच्चों। अगर ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम अलग अलग है, ये मेटल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो Vp - VQ दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पक्का सेम आएगा। मीडियम अलग अलग है, इसका मतलब किसको अलग होना पड़ेगा? ये पूरी क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रही है वो इसके बराबर होनी चाहिए, के लिए पक्का है। अगर K बदला तो सिग्मा भी बदलेगा, तभी ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे पाएगी। यानी अब इस प्लेट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां की चार्ज डेंसिटी अलग है और यहां की चार्ज डेंसिटी अलग है। इस चार्ज डेंसिटी को प्रभावित किसने किया? इन डाइलेक्ट्रिक्स की प्रेजेंस ने। अब यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में यूनिफॉर्म है, यहां का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में यूनिफॉर्म है, लेकिन पूरी प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का यूनिफॉर्म नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस पक्का सेम, क्योंकि मेटल है तो जो पोटेंशियल पूरी यहां पर है, यहां पर एक पोटेंशियल है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर बनेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे पक्का बनेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस E × D से आता है। समझ में आ गया आप सबको क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएंगे? क्लियर है जी? ध्यान से नोट कीजिए। C इफेक्टिव तो सिखाई दिया आपको। C इफेक्टिव के बाद एक एक्स्ट्रा एज लिए, एक्स्ट्रा बात लिए, उसको समझिए। ध्यान से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। समझते हैं कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस से होता क्या है। ये सारा मैथमेटिकल देखा, अब कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस लेके इस बात को समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में आखिर क्या होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। देखिए ध्यान से, मानिए आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D है। इस पे चार्ज +Q -Q, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? σ/ε0। अंदर सारा का सारा फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, कोई मीडियम फील्ड नहीं है। तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आपके पास है ये वाला ε0 A/D, और अंदर का फील्ड है इतना E σ/ε0 के बराबर है। जब आप इसमें कोई मटेरियल डालते हैं तो मटेरियल दो प्रकार के होते हैं बच्चों जो हम यूज कर सकते हैं। ले तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही रहे हैं, लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं
जिनमें स्टार्टिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही तरफ होता है। नॉन पोलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अभी मैच कर रहा है, एक ही जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव पूरे का सेंटर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है सेंटर, और ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाते हैं। और नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बावजूद भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बावजूद भी इनका पोलराइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग कैसे डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले हैं? हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले हैं। इस मॉलिक्यूल पे फोर्स कितना लग रहा है हमें मालूम है। इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो Q बराबर और अपोजिट है। नेट फोर्स तो 0 आ गया, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल स्ट्रेच में है। एक फोर्स इधर लग रहा है मॉलिक्यूल पे, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स इधर लग रहा है, तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच में तो पक्का है, किसी ना किसी स्ट्रेस में तो आगे है कि इसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन इस पे नेट फोर्स वैसे 0 है। तो होगा क्या, जैसे ही कोई पोलर मटेरियल आप इसके अंदर डालेंगे तो उस पोलर मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाएगा। भी यहां पर आपके पास था पॉजिटिव चार्ज, यहां आपके पास था नेगेटिव चार्ज, यहां आपने नॉन पोलर यहां पर आपने पोलर मॉलिक्यूल्स का एक स्लैब डाल दिया तो उसका पोलराइजेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स यूं अलाइन हो गए। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर यूं बन चुके हैं तो आप चेक करें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से उल्टी दिशा में आ गया। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी ले ली जाए तो इस फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा पोलराइज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस तरीके से होगा समझना। सपोज करो ये वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इस पूरी लेयर पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। इस पूरी लेयर पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो अपने आप में ये एक पूरी प्लेट बन गई है। अब पूरी प्लेट बन गई है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी लिख रहा हूं मैं? सिग्मा पी। इधर नेगेटिव सिग्मा पी, इधर पॉजिटिव सिग्मा पी, तो टोटल फील्ड कितना जनरेट हो गया? टोटल फील्ड जनरेट हो गया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का ई नेट जो होगा वो एक्चुअली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन मीडियम की प्रेजेंस में अंदर का फील्ड मालूम है कितना होता है? मीडियम की प्रेजेंस में फील्ड इतना होता है। ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट कट गया है तो सिग्मा पी की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा 1 माइनस 1/k। ये इंड्यूस चार्ज आ गया आपके पास। ये इंड्यूस चार्ज की चार्ज डेंसिटी आ गई इस तरफ, इस तरफ, यानी इतनी चार्ज डेंसिटी अंदर की स्लैब पर, अंदर की स्लैब की लेयर पर इंड्यूस हो जाएगी। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ चार्ज डेंसिटी। और सपोज ये मेटेलिक होती, मेटेलिक में के इन्फिनिटी, तो मेटल में चार्ज डेंसिटी बराबर प्रोड्यूस होती। तो आपको क्लियर हुआ कि इंड्यूस चार्ज की अमाउंट अगर निकालनी पड़ जाए तो QP की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू 1 माइनस 1/k। इस लेयर पे नेगेटिव चार्ज और इस लेयर पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए कि हुआ क्या। अब हुआ ये कि इस जगह पर डाइलेक्ट्रिक की वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो इसे और ज्यादा चार्ज किया जा सकता है, यानी इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और इंक्रीज हो गई है, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। भी इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो इसको और ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है। और ज्यादा चार्ज दोगे तो क्या होगा? और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसकी कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से पता लग रहा है कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या हो गई है बच्चों? इंक्रीज हो गई है। ये कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। ध्यान से इस बात को नोट कीजिए। अगला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे उसको। स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए जी।